Hello everyone, my name is Dipakshi Verma and welcome to my channel. Today's chapter is power sharing. What is power sharing? पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को डिवाइड करना। जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। हमने सेंटर और स्टेट में पावर्स डिवाइड की हुई है ना। और फिर स्टेट में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, पंचायत में, सब में पावर डिवाइड की हुई है। पावर डिवाइड करने से हमें क्या बेनिफिट होगा और क्या नहीं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर सपोज़ हम पावर डिवाइड नहीं करते, मोनार्क्स रहता है, मतलब एक किंग रहता है और किंग अपने रूल से ही रेगुलेशंस अपने हमारे ऊपर थोपता है, आम जनता के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर वो अपने रूल्स रेगुलेशन कहता है। ठीक है। तो उस पर ये हो सकता है कि वो रूल्स रेगुलेशन हमें ना पसंद आए, है ना, डिक्टेटरशिप हो। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती है जब पावर डिवाइड नहीं होती। तो इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। और दोनों में ही पावर डिवाइड करी जाएंगी, और लेकिन कैसे करी जाएंगी वो इस चैप्टर में देखेंगे। अगर हम पावर डिवाइड नहीं करते तो कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, टकराव हो सकते हैं और सिविल वॉर हो सकता है। वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। बेल्जियम स्मॉल कंट्री है यूरोप की, और उसकी पॉपुलेशन एरिया इक्वल्स टू हरियाणा। हमारी हरियाणा में बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, और ये हरियाणा की पॉपुलेशन, हरियाणा का जितना सरफेस है हमारे इंडिया का हरियाणा, उससे भी छोटा सा है। बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप में। शेयर बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। इसके बॉर्डर टच करते हैं फ्रांस पे, नीदरलैंड में एंड जर्मनी में। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है, अबाउट हाफ देन हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ समथिंग कुछ है, तो उससे हाफ है। तो पॉपुलेशन से ही आप देख सकते हो कि कितनी छोटी सी कंट्री होगी। एथनिक कॉम्पोजिशन। अब ये जो मैप अब मैं दिख रहा है आपको, ये छोटी सी कंट्री बेल्जियम का मैप है, जिसमें एक लिंग्विस्टिक पीपल्स रहते हैं, मतलब भाषाई लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है। फ्रेंच। अब ये जो लैंग्वेज के ऊपर डिवाइड किया गया, यही था कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न। हमारे सिविल वॉर का बेल्जियम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। 59 जो पीपल थे कंट्री के, वो बोलते थे डच, और वो रहते थे फ्लेमिश रीजन में। और अनदर 40% पीपल जो रहते वो बोलते थे फ्रेंच, और बाकी 1% जो बचे वो थे जर्मन, जो जर्मन बोलते थे। वेयर एज द बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल। अब ब्रुसेल में उल्टा है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल, अब उसमें उल्टा है। अब मेजॉरिटी अगर ऑल ओवर द बेल्जियम देखें हम, तो कौन सी मेजॉरिटी होगी? डच लोगों की, क्योंकि वो 59% है। ठीक है। अब यहीं कैपिटल में वो है 20%। जर्मन यहाँ पे तो रहते ही नहीं, वो एकदम बेल्जियम के कोने में रहते थे, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन थी जर्मन की, यहाँ पे नहीं रहती थी। तो 20% जो थे डच लोग थे, और फ्रेंच जो थे 80% थे। अब यही मेजॉरिटी हो गई। जब पूरे बेल्जियम में देखो तो वो मेजॉरिटी है, वो मिनॉरिटी है, लेकिन कैपिटल में देखो तो फ्रेंच लोगों की मेजॉरिटी है, वो 80% लोग हैं। ठीक है। प्रॉब्लम, मिनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब जो मिनॉरिटी थी फ्रेंच लोगों की, अब अभी बात हो रही है पूरे बेल्जियम की, जो मिनॉरिटी थी वो रिच पीपल थे, पावरफुल थे। ठीक है। बाय द डच कम्युनिटी से थोड़े रिच थे, और जो डच थे उनको इकोनॉमिकली और बेनिफिट, डेवलपमेंट सब कुछ मिलता था ये गवर्नमेंट की तरफ से। दिस लेड टू टेंशन। अब यही चीज़ टेंशन में बदल गई, कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। अब 1950 और 1960 के बीच कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, और यहाँ के फ्रेंच लोग अलग प्रोटेस्ट करते थे और डच लोग अलग प्रोटेस्ट करते थे।
बहुत टेंशन हो गई, सिविल वॉर सा हो गया पूरे बेल्जियम में। द डच स्पीकिंग पीपल, ये ऊपर वाला पॉइंट रहेगा, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। अब ब्रुसेल में कुछ अलग सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि जहाँ पे पूरे बेल्जियम में देखे तो मिनॉरिटी थे फ्रेंच लोग, लेकिन ब्रुसेल में वही मेजॉरिटी थे 80%, तो उसमें कुछ अलग सी टेंशन हो गई। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन कंट्री बाय अ मिनॉरिटी कैपिटल। जैसा कि मैंने बताया था, मेजॉरिटी और मिनॉरिटी में कॉन्फ्लिक्ट हुए, बहुत ज़्यादा टकराव हुए। श्रीलंका, अब दूसरी कंट्री आती है श्रीलंका की। अब इसमें जब पावर डिवाइड की बात हो, अभी पावर डिवाइड किसी में हुआ नहीं, अभी सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे कि कैसे कैसे हुए, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, क्या क्या हुआ, ठीक है। अब श्रीलंका में देखते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट होगा। श्रीलंका इज़ अ आइलैंड नेशन। आप जानते हैं इंडिया के थोड़े किलोमीटर साउथ में पड़ता है ये श्रीलंका, जहाँ श्री राम आए थे वो। जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ साउथर्न ऑफ तमिलनाडु। पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़ पॉपुलेशन होगी। और जैसे कि मैंने बताया था कि बेल्जियम की पॉपुलेशन हाफ है, मतलब 1 करोड़ है हरियाणा से, और इसकी इक्वल टू होगी हरियाणा की, श्रीलंका, ठीक है। पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़, क्योंकि हरियाणा की भी 2 करोड़ है और इसकी भी 2 करोड़ है समथिंग, ठीक है। तो अप्रॉक्स इसकी सेम है। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब जैसे बेल्जियम में 3 लैंग्वेज थे, डच, फ्रेंच और जर्मन, तो श्रीलंका में सिर्फ 2 थे, 2 स्पीकिंग लोग थे, सिंगला स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग। अब से सिंगला जो थी वो श्रीलंका की भाषा ही कह लो, ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं थी, लेकिन बाद में उसको ऑफिशियल बना दिया गया सिंगला को, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे, वहाँ पे मेजॉरिटी थी, शुरू से ही सिंगला श्रीलंका में बोली जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 74% सिंगला स्पीकिंग थे और तमिल स्पीकिंग 80% थे। अब ये 80% भी 2 लोगों में डिवाइड है, एक श्रीलंकन तमिल्स और एक इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वो होते हैं जो वहाँ के ही थे तमिल्स, वहीं पर ही पैदा हुए थे, ठीक है। और इंडियन तमिल्स वो थे जब हमारा कॉलोनियल पीरियड चला था ना ब्रिटिशर्स से, तब कुछ तमिल्स वहाँ पे श्रीलंका में शिफ्ट हो गए थे। अब जब शिफ्ट हो गए तो वो इंडिया के तो रहे नहीं, और अगर शिफ्ट हुए दूसरे देश में तो वो श्रीलंका के भी नहीं हुए, तो इसलिए उनको इंडियन श्रीलंकन तमिल्स। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। सिंगला स्पीकिंग जो श्रीलंका की थी वो मोस्ट तो बुद्धिस्ट बोलते थे, और तमिल्स भी, कुछ तमिल्स भी बोलते थे, जैसे ये श्रीलंकन तमिल्स 13% पॉपुलेशन, ये भी सिंगला और तमिल दोनों ही बोलते थे। और जो तमिल्स थे, मोस्ट ऑफ द तमिल्स हिंदू और मुस्लिम ये दोनों थे, ठीक है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। जो 7% क्रिश्चियन थे वो दोनों ही बोलते थे, ये सिंगला भी और तमिल भी। प्रॉब्लम्स इन श्रीलंका। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, सिविल वॉर। पूरे इंडिया श्रीलंका में जितनी भी सिविल वॉर होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने वाला है। प्रॉब्लम इन श्रीलंका, सिंगला स्पीकिंग। श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। इंडिया को कब मिली थी? 1947, और श्रीलंका को मिली थी 1948, 1 साल बाद ही ये इंडिपेंडेंस हो गए थे। द लीडर्स ऑफ श्रीलंका सिंगला कम्युनिटी सॉट सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट। अब जो सिंगला कम्युनिटी थी वो तो ज़्यादा थी, मतलब 74% ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। जब इतने ज़्यादा मेजॉरिटी हो गई सिंगला की, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट के मिनिस्टर क्या थे, वो अपना डोमिनेंस रखना चाहते थे, अपना प्रभुत्व रखना चाहते थे पूरे सिटीजन्स पे, जितने भी ऑल ओवर द श्रीलंका रहते थे। वो चाहते थे कि
जो सिंगला है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बने, जो गवर्नमेंट के काम में आती है। जैसे कोई भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन या उनके ऑफिस के काम, जैसे गवर्नमेंट के काम होते हैं ना, जितने भी उसमें लैंग्वेज यूज़ करी जाए वो सिंगला यूज़ की जाए। तो ऐसे बहुत सारे डोमिनेंस उन पे आ गए थे। तो जो गवर्नमेंट जॉब थी वो भी सिंगला स्पीकिंग को मिलती थी, कि जो तमिल थे उनको नहीं मिलती थी। तो ये तो एक तरह से हो गया ना, डिक्टेटरशिप हो गया। एज द रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटियंस मेजर टू एस्टैब्लिश सिंगला सुप्रीमेसी। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो इलेक्ट हुए थे, जो गवर्नमेंट बनी थी जिनकी, उन्होंने ऑफिशियल करने की कोशिश की। जितने भी ऑफिस में गवर्नमेंट का काम होगा सिंगला में होगा, और तमिल्स को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब यहीं पर ही एक आप देख सकते हो कि अब अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम डेमोक्रेसी में रहते तो हमें फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, और बहुत सारे हमारे पास राइट्स हैं। और अगर ये राइट्स वायलेट होते हैं, कोई हमसे ये राइट्स छीनने की कोशिश करता है, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। लॉ पास्ड इन 1956। अब ये लॉ पास होता है 1956 में। अब 1948 में ये इंडिपेंडेंस हुआ श्रीलंका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर गवर्नमेंट बैठी, और फिर उनको लगा कि सिंगला ऑफिशियल लैंग्वेज बननी चाहिए। तो ऐसे बिल पास होते 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 1956 में ये रूल बना कि सिंगला इज़ ओनली। अब ये लॉ पास हुआ 1956 में, सिंगला इज़ एज एन ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई तो गवर्नमेंट जॉब के पेपर्स या जॉब उनको मिलती है वो सिंगला को मिलने लग गई। जितने भी प्रिविलेज और कुछ भी मिलने लग गया, जैसे हमारी इंडिया में गवर्नमेंट ने कॉलेजेस में SC STs या स्कूलों में भी इन सब के लिए दी हुई है। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। स्कूल्स वाले भी सेपरेटेड होते थे कि सिंगला अलग जाएगा, सारे रूल्स अलग बनते थे। गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर्ड सिंगला अप्लाई यूनिवर्सिटी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब्स। अब यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, सब जगह सिंगला सिंगला सिंगला, हर जगह सिंगला की सारे हो गए। और उनको कुछ भी काम करवाना होता था गवर्नमेंट को, तो वो सिंगला लैंग्वेज में करवाते थे। अब तमिल्स को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, प्रिविलेज नहीं मिला, या कोई डेमोक्रेसी, कुछ भी उनको राइट नहीं मिले। उनकी मतलब मानो अस्तित्व एग्जिस्ट ही नहीं करते थे सिंगला गवर्नमेंट के लिए। अब यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अब यहीं पर ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। प्रमोशन ऑफ बुद्धिज़्म इन एज स्टेट रिलीजन। अब बुद्धिज़्म के लोग ज़्यादा थे जो सिंगला बोलते थे, तो उन्होंने उनके जो तमिल्स के लोग जिनको मानते थे उनका रिलीजन छोड़ के बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। अब जैसे यही चलेगा स्टेट, हमारा इंडिया है सेक्युलरिज्म है, मतलब धर्म निरपेक्ष, वो हर धर्म को मानता है। लेकिन ऐसा श्रीलंका में नहीं था, वो सिर्फ बुद्धिज़्म को मानते थे। तमिल को उन्होंने हटा ही दिया था। एज द रिजल्ट रिलेशन बिटवीन सिंगलाज एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। अब उनमें क्या हुआ है, जब ये रूल पास हुआ तो तमिल लोगों को लगा कि यार हमें तो कोई राइट ही नहीं मिला, जैसे हम कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना ही सोसाइटी की तरफ से। सिंगला और उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, परेशान करते थे। तो उनमें क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट। Struggle in Sri Lanka. The Sri Lankan Tamils launched party struggle for recognition Tamil's official language, religion, autonomy, equality, अपॉर्चुनिटी। अब श्रीलंका में तमिल्स ने क्या किया, जब उन्होंने देखा यार हमें तो कोई राइट्स ही नहीं मिल रहे, ना इलेक्ट हो रहे हम, ना हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं खड़ा हो रहा, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टी बनाई है जिसमें उन्होंने इस पार्टी में मांग की कि हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, हमें राइट्स मिलने चाहिए, हमें इक्वालिटी होनी चाहिए, हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए। उन्होंने हर चीज़ की मांग की, बट देयर डिमांड्स रिपीटली डिनाइड। अब उनकी डिमांड बार बार डिनाइड होने लग गई। डिनाइड मीन्स उनकी बार बार खारिज होती गई।
कि हम, क्योंकि मेजॉरिटी में तो सिंगला लैंग्वेज थी, है ना, सिंगला गवर्नमेंट थी, तो तमिल्स को पावर आने में कैसे देते कि तमिल्स को पावर मिल जाएगी तो ये भी अपना प्रोग्रेस करेंगे सब कुछ, है ना। तो इसलिए उन्होंने बार बार मना कर दिया कि हम तुम्हें ये सब नहीं दे सकते। बाय 1980 several political organizations were found demanding an independent Tamil claim। अब 1980 में, अब कॉन्फ्लिक्ट देखो कितना पुराना चल रहा है कि 1948 में ये इंडिपेंडेंस हुए और 56 में लॉ पास हुआ, मतलब तब से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। अब 1980 आ गया, अभी तक सिविल वॉर इनका चल ही रहा है। तो श्रीलंका में जब तमिल्स ने कहा जब तुम हमें पावर नहीं दे सकते, हमारी कोई बात नहीं मान सकते, तो हमें एक काम करिए, जो श्रीलंका का नॉर्थ पार्ट है वो हमें तमिल्स को दे दीजिए, मतलब हमें सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए, सेपरेट कंट्री बना दीजिए। तो उसमें भी सिंघा ने मना कर दिया कि नहीं भाई ये कैसे हो सकता है, तुम्हें अपना पार्ट क्यों दे, जैसे हम कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दे रहे और हम देंगे भी नहीं। ऐसे श्रीलंका ने सोचा कि हम क्यों पार्ट दें तमिल्स को, इसलिए। और तमिल ने कहा कि अगर आप हमें एक पार्ट देते हो तो हम अब जितने भी पावर्स हैं, जितने भी हमारे लिबर्टी हम चाहते, स्वतंत्रता चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, तो हम उस स्टेट में, हम उस कंट्री में हम वो रखेंगे जिसका नाम होगा तमिल क्लेम। डिस्ट्रिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़ टर्न्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न्ड इनटू सिविल वॉर। अब पहले तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे दो पार्टियों में होता है, तमिल में और ये सिंगला में। पहले तो छोटा सा कि चलो यार पावर शायद वो मान जाएंगे, तमिल्स ने सोचा कि वो धीरे धीरे मान जाएंगे पावर्स और हमें भी गवर्नमेंट में आने का मौका मिलेगा, हमें भी राइट्स मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही डिनाइड कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि हम तुम्हें पावर्स देंगे ही नहीं। फिर उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिविल वॉर में टर्न हो गया, सिविल वॉर में बदल गया। एज द रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल और बोथ कम्युनिटीज़। अब जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल से कॉन्फ्लिक्ट जब सिविल वॉर में बदल जाता है तो क्या होता है, नॉर्मली गोलियां चलती है, तलवारें उठती है और मर जाते हैं सारे, ठीक है। तो दोनों कम्युनिटीज़ ने अपने थाउजेंड्स ऑफ पीपल मार दिए, बहुत सारे लोग इसमें सिविल वॉर में मर चुके थे। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स्ड टू लीव। अब जो जितनी फैमिलीज़ थी जो प्रोटेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी कि हाँ हमें चलो राइट्स नहीं मिल रहे लेकिन हमारी फैमिलीज़ बची जाए, तो वो उन्होंने मूव ऑन स्टार्ट कर दिया, कंट्री से जाना स्टार्ट कर दिया। अपने रिलेटिव जितने भी अपने फैमिली मेम्बर्स थे वो मूव ऑन करते गए। द सिविल वॉर हैज़ caused a terrible setback to the social culture and economic life of country। अब जो सिविल वॉर थी, सेटबैक टू द सोशल कल्चर इकोनॉमिक, अब वो पहले तो लैंग्वेज के ऊपर थी कि हाँ हमें लैंग्वेज को, हाँ तमिल्स ने कहा था कि हमें राइट्स दी जाए लैंग्वेज के बेस पे, गवर्नमेंट जॉब वगैरह सब में हमें हाफ इक्वालिटी चाहिए, कि हाफ समानता चाहिए, कि हमें ये भी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो ये जब सिविल वॉर बढ़ता गया तो वो हर चीज़ में डेवलप्ड हो गया, मीन्स कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक, हर चीज़ में। बेल्जियम के लीडर्स, अब श्रीलंका का इतना पार्ट हुआ, बेल्जियम का इतना पार्ट हुआ। बेल्जियम में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट से लेके सिविल वॉर तक चल गया। अब फिर हम बेल्जियम की बात करेंगे। अब थोड़ा बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम श्रीलंका ऐसे ही होता रहेगा, तो दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हमने कॉन्फ्लिक्ट जान लिया कि कॉन्फ्लिक्ट तक आ गए। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकराव, लड़ाई झगड़ा। बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। अब जब बेल्जियम ने श्रीलंका का हाल देखा और उन्होंने ये भी जाना कि भाई हमारे जो कंट्री है उसमें 2 लैंग्वेजेस हैं, 3 लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी, डच, फ्रेंच, जर्मन। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम भी ऐसे मेजॉरिटी दिखाएंगे कि डच ही बोली जाएगी, भाई फ्रेंच स्कूलों में नहीं होगी, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होगी, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे देंगे, तो आगे जाके हमारा भी कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर में टर्न हो सकता है, सिविल वॉर बन सकता है। तो उन्होंने ऐसा सोचा, तो जो कि सही है,
अगर वो लोग नहीं करते तो शायद जर्मन और फ्रेंच भी आगे चल के सिविल वॉर ही करते बेल्जियम में। तो उन्होंने एक अलग पाथ चुना, अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया, मीन्स 4 बार उसमें फेरबदल होते रहे। दे रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ between 1917 and 1993 they amended the constitution 4 times। अब 4 times उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, उसमें चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में। Here some the elements of the Belgium model। अब बेल्जियम मॉडल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके 4 पॉइंट जब उन्होंने चेंजेस किए तो वही 4 पॉइंट्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में ये आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से लर्न करके जाना चाहिए, यही लिख देना। कॉन्स्टिट्यूशन पहले उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, मोदी साहब की है ना, तो वहाँ पे भी सेंट्रल स्टेट ऐसे होते थे, तो उन्होंने पावर डिवाइड की। अब यहाँ आती है मेन जो चैप्टर का नाम है, पावर डिवाइड, पावर शेयरिंग। अब उन्होंने पावर शेयर की, पावर डिवाइड की, कि उन्होंने पहला लॉ किया, चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके पीपल्स, उनके मेंबर्स इक्वल होंगे। जैसे अगर 50% फ्रेंच के हैं तो 50% डच के भी होंगे। फिर नेक्स्ट उन्होंने निकाला, नेक्स्ट चेंज किया कि नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन। अब जो सिंगला थी, सॉरी सिंगला तो श्रीलंका में, अब जो डच थी, ऐसा नहीं कि अगर मेजॉरिटी डच की है वो कोई रूल पास कर दे तो वो पास हो जाएगा अगर वो बना दे तो, मगर ऐसा नहीं होगा। उनको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी फ्रेंच स्पीकिंग, क्योंकि अगर 50% उनके पास पावर है तो 50% फ्रेंच लोगों के पास भी है, तो उनको रिकमेंड करना पड़ेगा फ्रेंच लोगों से। अगर वो पास कर देंगे तो वो रूल लॉ बन जाएगा। ऐसे ही फ्रेंच के साथ था कि अगर फ्रेंच गवर्नमेंट कोई रूल बनाती, एक बिल पास करती है, और अगर वो उनसे नहीं पूछती, रिकमेंड नहीं करती, तो वो रूल पास नहीं होगा। कोई भी सिंगल गवर्नमेंट रूल पास नहीं कर सकती, एक दूसरे की रिकमेंडेशन लेके ही कर सकती है। मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव टू बी गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे यहाँ पर है सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब की है ना, फिर स्टेट गवर्नमेंट केजरीवाल की साहब की है दिल्ली से, और वेस्ट बंगाल के ममता जी से, है ना, तो ऐसे ही वहाँ पे है स्टेट गवर्नमेंट। अब उन्होंने आधी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 50-50 दे दी, बाकी जो बची उनके पास पावर वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसे यहाँ पे हम स्टेट के लिए हम नॉर्मली रूल निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर वो रूल वायलेट करता है दूसरी कम्युनिटी के लिए, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डच लोगों ने रूल निकाल दिया, अगर फ्रेंच कम्युनिटी पे कोई वायलेट करता है उनका राइट्स, तो वो लॉ नहीं होगा। ठीक है, ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। अब ब्रुसेल में, ब्रुसेल कौन सी है, ब्रुसेल कैपिटल है बेल्जियम की। अब उसमें मैंने कहा था कि फ्रेंच की मेजॉरिटी है, डच लोगों की मिनॉरिटी है। अब उनकी सेपरेट गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन करती थी। 50% फ्रेंच होंगे तो वही 50% डच, लेकिन उनकी सेपरेट गवर्नमेंट बनाएंगी अलग से। और सेंट्रल पार्ट जैसे इंडिया में है ना जम्मू कश्मीर, अभी तो वैसे 375 आर्टिकल हट गया है, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर की अपनी गवर्नमेंट थी, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन था, अपने रूल्स रेगुलेशन थे। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर हम कोई रूल निकाल रहे हैं, मोदी साहब कोई रूल निकाले, लेजिस्लेचर हमारा कोई रूल निकाल रहा है, तो वो जम्मू कश्मीर से पहले पूछा जाता था। अगर वो डिनाई कर देता मतलब कि हम इस रूल को यहाँ पे फॉलो नहीं होने देंगे, तो वो रूल वहाँ पे नहीं लगता था। तो अब तो वो भी एक स्टेट है हमारी इंडिया का ही। तो ऐसे ही ब्रुसेल में हुआ, ब्रुसेल की सेपरेट गवर्नमेंट बन गई। अपार्ट फ्रॉम
the central and the state government, there is a third kind of government. अब उन्होंने फिर एक चेंज किया, थर्ड गवर्नमेंट बनाई. अब थर्ड गवर्नमेंट होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट. जैसे कि हमारे यहाँ पार्टी बनती है इंडिया में. मैं ज़्यादातर इंडिया का ही एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि हम इंडियंस हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे. ठीक है. हमारे हिंदू महासभा है, हिंदू को रिप्रेजेंट करती है. ओबीसी है, वो हमारे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है ना. ऐसे बहुजन समाज पार्टी है. ये सारे अपने कल्चर लैंग्वेज इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो ऐसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई बेल्जियम में, जो कि फ्रेंच, डच और जर्मन तीनों की थी. तो ऐसे डिनाइड मीन्स उनकी बार बार खारिज होती गई कि हम, क्योंकि मेजॉरिटी में तो सिंगला लैंग्वेज थी, है ना, सिंगला गवर्नमेंट थी. तो तमिल्स को पावर आने में कैसे देते कि तमिल्स को पावर मिल जाएगी तो ये भी अपना प्रोग्रेस करेंगे सब कुछ, है ना. तो इसलिए उन्होंने बार बार मना कर दिया कि हम तुम्हें ये सब नहीं दे सकते. बाय 1980 several political organizations were found demanding an independent Tamil claim. अब 1980 में, अब कॉन्फ्लिक्ट देखो कितना पुराना चल रहा है कि 1948 में ये इंडिपेंडेंस हुए और 56 में लॉ पास हुआ. मतलब तब से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है. अब 1980 आ गया, अभी तक सिविल वॉर इनका चल ही रहा है. तो श्रीलंका में जब तमिल्स ने कहा जब तुम हमें पावर नहीं दे सकते, हमारी कोई बात नहीं मान सकते, तो हमें एक काम करिए, जो श्रीलंका का नॉर्थ पार्ट है वो हमें तमिल्स को दे दीजिए. मतलब हमें सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए, सेपरेट कंट्री बना दीजिए. तो उसमें भी सिंघला ने मना कर दिया कि नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है, तुम्हें अपना पार्ट क्यों दे, जैसे हम कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दे रहे और हम देंगे भी नहीं. ऐसे श्रीलंका ने सोचा कि हम क्यों पार्ट दें तमिल्स को, इसलिए. और तमिल ने कहा कि अगर आप हमें एक पार्ट देते हो तो हम अब जितने भी पावर्स हैं, जितने भी हमारे लिबर्टी हम चाहते, स्वतंत्रता चाहते, इक्वालिटी चाहते, तो हम उस स्टेट में, हम उस कंट्री में हम वो रखेंगे, जिसका नाम होगा तमिल क्लेम. डिस्ट्रिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट. इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर. अब पहले तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे दो पार्टियों में होता है, तमिल्स में और ये सिंगला में. पहले तो छोटा सा कि चलो यार पावर शायद वो मान जाएंगे. तमिल्स ने सोचा कि वो धीरे धीरे मान जाएंगे पावर्स और हमें भी गवर्नमेंट में आने का मौका मिलेगा, हमें भी राइट्स मिल जाएंगे. लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही डिनाइड कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि हम तुम्हें पावर्स देंगे ही नहीं. फिर उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिविल वॉर में टर्न हो गया, सिविल वॉर में बदल गया. एज द रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल और बोथ कम्युनिटीज़. अब जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल से कॉन्फ्लिक्ट जब सिविल वॉर में बदल जाता है तो क्या होता है, नॉर्मली गोलियां चलती है, तलवारें उठती है और मर जाते हैं सारे. ठीक है. तो दोनों कम्युनिटीज़ ने अपने थाउजेंड्स ऑफ पीपल मार दिए. बहुत सारे लोग इसमें सिविल वॉर में मर चुके थे. मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव. अब जो जितनी फैमिलीज थी जो प्रोटेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी कि हाँ हमें चलो राइट्स नहीं मिल रहे लेकिन हमारी फैमिलीज बची जाए, तो वो उन्होंने मूव ऑन स्टार्ट कर दिया, कंट्री से जाना स्टार्ट कर दिया. अपने रिलेटिव जितने भी अपने फैमिली मेम्बर्स थे वो मूव ऑन करते गए. द सिविल वॉर हैज़ caused a terrible setback to the social culture and economic life of country. अब जो सिविल वॉर थी, सेटबैक टू द सोशल कल्चर इकोनॉमिक. अब वो पहले तो लैंग्वेज के ऊपर थी कि हाँ हमें लैंग्वेज को, हाँ तमिल्स ने कहा था कि हमें राइट्स दी जाए लैंग्वेज के बेस पे. गवर्नमेंट जॉब वगैरह सब में हमें हाफ इक्वालिटी चाहिए, कि हाफ समानता चाहिए, कि हमें ये भी चाहिए. लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो ये जब सिविल वॉर बढ़ता गया तो वो हर चीज़ में डेवलप्ड हो गया. मीन्स कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक, हर चीज़ में. बेल्जियम के लीडर्स, अब श्रीलंका का इतना पार्ट हुआ, बेल्जियम का इतना पार्ट हुआ. बेल्जियम में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट से लेके सिविल वॉर तक चल गया. अब फिर हम बेल्जियम की बात करेंगे. अब थोड़ा बेल्जियम
और श्रीलंका, बेल्जियम, श्रीलंका ऐसे ही होता रहेगा। तो दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हमने कॉन्फ्लिक्ट जान लिया कि कॉन्फ्लिक्ट तक आ गए। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकराव, लड़ाई झगड़ा। बेल्जियम, बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। अब जब बेल्जियम ने श्रीलंका का हाल देखा और उन्होंने ये भी जाना कि भाई हमारे जो कंट्री है उसमें 2 लैंग्वेजेस हैं, 3 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? डच, फ्रेंच, जर्मन। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम भी ऐसे मेजॉरिटी दिखाएंगे कि डच ही बोली जाएगी भाई। अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लीड्स टू वायलेंस। अब वायलेंस को, कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए हमने पावर डिवाइड की। अब इंडिया ने भी पावर डिवाइड कर रखी है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर नहीं होते, ज़्यादातर क्या यहाँ पे होते ही नहीं है। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे इंश्योर स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी लाने के लिए पावर शेयरिंग करनी पड़ती है, पावर डिवाइड करनी पड़ती है। अगर स्टेट के पास कोई पावर नहीं है तो वो सेंटर से लड़ेगा, भाई हमको ये पावर चाहिए, जल्दी चाहिए। तो सेंटर कहेगा कि हाँ चलो भाई दे देते हैं, तो लड़ाई का जरिया ही नहीं रहा, लड़ाई ख़त्म जब पावर दे दी तो। Imposing. The will of majority community over other may look like an attractive option in a short run. The long run it determines the unity of the nation. अब ये मेजॉरिटी, अगर हम मेजॉरिटी दिखाए किसी कंट्री में, जैसे कि श्रीलंका ने दिखाया मेजॉरिटी, तो मिनॉरिटी को, जो कि तमिल्स थे, उनको बुरा लगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऐसी यूनिटी नहीं रही। और बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की तो उन्होंने क्या किया, पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में यूनिटीज़ बना दी, एकता बना दी। सेकेंडली, मॉरल रीजन। पावर शेयरिंग इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि मैंने बताया था, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे पावर डिवाइड करनी ही पड़ेगी। पावर डिवाइड आपको हमेशा दिखेगी जिसमें डेमोक्रेसी। Democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise, who have to live with its effect. डेमोक्रेटिक जो रूल है वो इन्वॉल्व करते हैं पावर शेयरिंग में। पीपल्स हैव राइट टू कंसल्ट ऑन वेरियस इशू। अब जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, वो हमारे राइट्स हैं, उसे उन्हें कोई छीन नहीं सकता, है ना। अगर जो छीनेगा, जो वायलेट करेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसको जेल करवा देंगे, है ना। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। जैसे पावर डिवाइड करना हो तो एक हॉरिजॉन्टली होता है और एक वर्टिकल होता है, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं। हॉरिजॉन्टली होता है ये लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। इंडिया में ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। लेजिस्लेचर होता है हमारा पार्लियामेंट, जो कि बनाता है हमारे लॉज। अब पार्लियामेंट में कौन आए? राज्यसभा, लोकसभा। या अगर ये दोनों कोई बिल पास करते हैं और वो जाता है किसके पास? मोदी साहब के पास, क्योंकि वो पीएम है। वो अगर वो लॉ पास कर देते हैं, वो पूरी इंडिया में वो लॉ लागू हो जाएगा। और एग्जीक्यूटिव हमारे कौन हुए? मोदी साहब। और जितने भी IAS हैं, सिविल सर्वेंट्स, वो हुए, क्योंकि वो लागू कर रहे हैं। और जुडिशरी हमारे कौन हुए? जुडिशरी हमारे हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे हुए हमारे जुडिशरी। लेजिस्लेचर रूल्स बनाता है, एग्जीक्यूटिव लागू करता है, और जुडिशरी ये देखता है कि वो रूल्स लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्लियामेंट ने रूल निकाला कि इंडिया में बस मोमोज़ बनेंगे और कोई भी कुछ भी नहीं बनेगा, सिर्फ चाउमीन और पास्ता पूस्ता कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ मोमोज़ बनेंगे। एक लेजिस्लेचर, ये एक ऐसा मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो मोदी साहब ने कहा हाँ भाई मोमोज़ तो हमें भी पसंद है, और इस पर ग्रीन सिग्नल, ये मोमोज़ ही बनेंगे पूरी ऑल ओवर द इंडिया में, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। अब ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं इंडिया में जो कि
सब कुछ बनाते हैं, चाउमीन बनाएंगे, पास्ता बनाएंगे और इडली सांभर सब कुछ बनाएंगे। तो जुडिशरी हमारी जितनी भी है, IPS IAS कलेक्टर और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब देखेंगे कि ये रेस्टोरेंट जितने भी हैं कहीं कुछ और तो नहीं बना रहे। मोमोज़ ही बनना चाहिए, कुछ और नहीं बनेगा, सिर्फ मोमोज़ बनेंगे। अगर कोई और कुछ बनाता है, इडली सांभर बनाता है या कुछ भी बनाता है, तो वो वायलेट कर रहा है हमारे रूल्स को, वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट और उसके खिलाफ अगेंस्ट FIR होगी, वो जेल चला जाएगा। कि बस मैंने एग्जांपल के तौर पर समझाया, इसको कुछ सीरियसली मत लेना, ठीक है। वो मुझे पसंद है, इससे मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, फेडरल। अब ये हॉरिजॉन्टल क्यों है? इक्वल है, क्योंकि इन सब के पास इक्वल पावर, ये सारे इंडिपेंडेंस है। अगर लेजिस्लेचर कोई गलत रूल बनाता है तो उसको एग्जीक्यूटिव रोकेगा कि भाई ये रूल गलत है, मैं इसको पास नहीं करूँगा। मतलब मोदी साहब रोकेंगे कि मोमोज नहीं बनेंगे भाई, कुछ और भी बनेगा, ऐसे, ठीक है। अगर कोई रूल गलत होता है तो उसको वहीं रोक देते हैं मोदी साहब। और अगर वो रूल गलत होता है और फिर भी मोदी साहब उसको पास कर देते हैं तो उसको कौन रोकता है? जुडिशरी, मीन्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये लोग रोकते हैं। तो इसलिए ये तीनों इक्वल होते हैं, इनसे ऊपर नीचे कोई नहीं होता कि एग्जीक्यूटिव बड़ा है, लेजिस्लेचर बड़ा है, जुडिशरी छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तीनों इंडिपेंडेंस है और तीनों ही इक्वल है। फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। अब ये पावर वर्टिकली है, मीन्स लोकल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, फिर आती है यूनियन गवर्नमेंट। मीन्स लोकल गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी पावर होती है, उसके ऊपर होती है स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास पूरी स्टेट होती है ना। स्टेट के लिए रूल बनाता है वो, जैसे केजरीवाल साहब हमारे लिए बना रहे हैं रूल, है ना, वो दिल्ली पे लागू होगा और किसी स्टेट में लागू नहीं हो सकता। फिर आती है यूनियन गवर्नमेंट, जिसके पास पूरी ऑल ओवर द इंडिया होती है, वो पूरी इंडिया के ऊपर रूल बना सकता है। फिर आती है थर्ड, कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसा कि बेल्जियम ने थर्ड गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऐसा ही कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है जो ज़्यादातर लिंग्विस्टिक मीन्स भाषाई ग्रुप, जो भाषा के आधार पर बनते हैं। रिलीजियस ग्रुप, जैसे हिंदू महासभा हिंदुओं की है और मुस्लिम्स की अलग होगी और बाकी सब की अलग होती है। पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। अब पावर शेयरिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होती है, प्रेशर्स ग्रुप में भी होती है। सच कॉम्पिटिशन ensure that power does not remain any one hand in the long run. Power is shared among the different political parties that represent different ideology and social groups. अब प्रेशर ग्रुप्स कौन होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं अगर जैसे कि ये एग्रीकल्चर के ऊपर 3 लॉज जो बने हैं और सारे किसान वगैरह आ गए इसके कि ये गलत है, तो ऐसे अगर गवर्नमेंट कोई रूल निकालती है तो सपोज़ वो गलत होता है, तो ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं कि उस रूल को हटाने के लिए। तो ये होते हैं प्रेशर ग्रुप्स जो कि ज़बरदस्ती बनवाते हैं गवर्नमेंट को कि हाँ हमें ये रूल नहीं चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। प्रोटेस्ट करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये विरोध अगेंस्ट होते हैं लॉज के। तो ये एग्ज़ाम्पल था, डोंट टेक सीरियसली। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ये ख़त्म हो गया है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, और इसी तरह की वीडियो को देने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए प्लीज़।